हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जी हाँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसको हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके बेसिक्स और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता होना जरूरी होता है। जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो हम हिस्ट्री तो पढ़ते हैं, लेकिन जब हम दूसरे सब्जेक्ट्स की भी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम साइंस का एग्जांपल लेते हैं। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन तो काफी अप लेवल तक जा चुका, लेकिन हम ग्रेविटेशन की खोज कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, उसके बाद दूसरे प्रिंसिपल्स अपग्रेड किसने किए, कैसे किए, वर्तमान कंसेप्ट क्या, तो ये कंप्लीट चीजें हमें हिस्ट्री से सीखने के लिए मिलती है। वैसे ही जिस कोर्स में अभी हम हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस पर हम चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या हिस्ट्री है, कैसे शुरू हुआ, कौन बंदा इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्ट्री बिलोंग करता है सबसे पहले। अब ये क्वेश्चंस जो हैं आप जब एग्जाम में अपीयर होंगे या आगे हम लोग जो आपसे एग्जाम लेंगे उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े आगे जो एग्जाम्स आप देंगे उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली हम जिस पॉइंट पर आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को शुरू करते हैं हम आज के सेशन में कि जो पुरानी से पुरानी सिविलाइजेशन है दुनिया में, हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं उन सिविलाइजेशंस में ग्रीक, यूनान, मिस्र, इंडिया या भारत जिसको कहते हैं, ये बहुत सारी पुरानी सभ्यताएं हैं। और दुनिया में कहीं भी जब हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो ऐसा संभव है ही नहीं कि ग्रीक की वहां पर बात ना हो। ऐसी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री में हमें सबसे पहला जो एग्जांपल देखने के लिए मिलता है वो ग्रीक्स या यूनान के पर्सपेक्टिव में देखने के लिए मिलता है। अब वो एग्जांपल क्या है और कैसी है वो बात हम यहां पर इस स्लाइड में, इस पीपीटी में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसानों ने क्या किया, सदियों पहले हम मनुष्यों के पास सबसे मेन चीज है हमारा ये ब्रेन, है ना। स्टीफन हॉकिंस की पूरी बॉडी काम करना बंद कर दी थी, लेकिन उनका ये मस्तिष्क इसने कितनी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को सॉल्व किया, क्योंकि ये जो ब्रेन है ना, ये सबसे मेन चीज है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। वैसे ही हमने प्राचीन टाइम में, एंशिएंट टाइम में मशीनों को हमने इवॉल्व करना स्टार्ट किया था। और मशीन जरूरी नहीं कि आज जो हम जिस तरीके की मशीन देख रहे हैं वही हो, हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस वहां से डेवलप हुआ। अब ये जो मशीन्स की यहाँ पर बात हो रही है बेटे, इंसानों ने सदियों पहले सोचना शुरू कर दिया था कि हम एक ऐसी मशीन जरूर होगी, एक ऐसा हो सकता है कि मशीन वर्ड उस समय ना रहा हो, कोई और नाम से वो उसे पुकारते हो, हम उसे कोई डिवाइस कह सकते हैं, कोई यंत्र कह सकते हैं, या कोई ऐसा वस्तु कह सकते हैं कि जो मनुष्य की तरह, ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ह्यूमन की तरह वर्क करे, क्योंकि हमने इस तरीके की चीजों सोचना स्टार्ट कर दिया था। उसी पर्सपेक्टिव में जो ग्रीक पौराणिक कथाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में किस तरीके की माइथोलॉजी जिसको हम कहते हैं, वैसी स्टोरीज, जैसे हम रामायण की बात करते हैं, हम महाभारत की बात करते हैं, हमारे यहाँ जो इस तरीके के स्टोरीज हैं, वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी या ग्रीक गाथाओं में टेलोस करके एक बंदा, याद रखना टेलोस इज मस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टेलोस नामक एक विशालकाय रोबोट का जिक्र मिलता है। मतलब उनकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, अगर वो सोच पा रहे हैं, वहां तक स्टोरी में मेंशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास उसका कुछ प्लान होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा विचार सोचा होगा कि हाँ ये चीज थी। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टेलोस करके एक बंदा, ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसी इमेजिनरी पर्सन की है, टेलोस करके एक रोबोट की इन्होंने कल्पना की, एक रोबोट का इमेजिनेशन किया। प्राचीन चाइना और मिस्र में भी इस तरीके के जो ऑटोमेटिक मशीन्स जिसको हम कहते हैं उसका यूज दिखाई देता है। तो इस प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग टेलोस, जो कि ग्रीक या यूनानी प्रोस्पेक्टिव में हमें देखने के लिए मिलता है, जिनकी की इमेजिनेशन की गई थी। और सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स के केस में ऐसा ह्यूमैनिटी के अंदर जो एग्जांपल मिलता है वो टेलोस की एक मैथोलॉजी स्टोरी में हमें दिखाई देता है। ये तो हमने मैथोलॉजी स्टोरी की बात की। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे
समय में। फिर हम टाइम में आगे बढ़ते हैं तो एलन ट्यूरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हम कंप्यूटर के लिए चार्ल्स बेबेज का नाम यूज करते हैं, हम ग्रेविटेशन के लिए न्यूटन का नाम यूज करते हैं, हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए सर आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन का हम नाम यूज करते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये नाम है जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग। सो हु वाज एलन ट्यूरिंग? ड्यूरिंग 1936 एलन ट्यूरिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स को प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। यहां पर एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है, हु वाज द फादर ऑफ या हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है एलन ट्यूरिंग और 1936, ध्यान देना भी 100 साल भी नहीं बीते हैं, 100 इयर्स भी नहीं हुए 1936 को, है ना, लगभग 90 इयर्स नेक्स्ट ईयर होंगे। तो एलन ट्यूरिंग जो है फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उन्होंने सबसे पहले ये क्वेश्चन अपने दिमाग में उठाया और इसे लोगों के समक्ष भी जो है प्रस्तुत किया कि क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं। सबसे मेन चीज, मशीन इंसान का काम तो कर सकती है, लेकिन क्या इंसान की जैसा सोच सकती है? That is a valid point. Can machine thinks? फिर इन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट किया। लगभग 14 इयर्स बाद 1950 में एक ट्यूरिंग टेस्ट जिसकी हम बात करते हैं, ये परखने के लिए उन्होंने बनाया था कि क्या कोई मशीन इंसान जैसे जवाब दे सकती है। अगर हाँ तो हम उसे इंटेलिजेंट मानेंगे, हम उसे बुद्धिमान मानेंगे, हम ये बात मानेंगे कि हाँ मशीन जो है वो इंसानों की तरह जवाब दे सकती है। इस टेस्ट में ये चीजें सामने आती हैं। अब 2-3 चीजों पर हमने बात करी है। हमने टेलोस की चर्चा की जो ग्रीक मैथोलॉजी का एक कैरेक्टर है। स्टेप बाय स्टेप हम बढ़े तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़े, जिसने की एलन ट्यूरिंग की मैंने आपको बात बताई। एलन ट्यूरिंग ने 1950 में एक टेस्ट किया और ये टेस्ट करने से पहले उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या हमारी तरह मशीनें सोच सकती है, और उन्होंने पाया जी हाँ ये चीजें हो सकती है, इट इज पॉसिबल। सो 1950 से हम इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। अब जो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं या जिस पर हम पॉइंट पर बात करने वाले हैं वो है डेवलपमेंट। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे चीजें हुई। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई जो है मनुष्य की तरह सोच सकती है, आंसर कर सकती है, ये तो किया जा सकता है, लेकिन कैसे? तो 1956 की हम बात करेंगे। द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, ये सब देखिए आप जो स्टूडेंट एकेडमिक्स में हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उनके लिए भी और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, तो उसमें एकेडमिक्स में ये सब क्वेश्चंस, ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसीलिए बहुत बिगिनर लेवल पर मैं ये कोर्स आपको पढ़ा रहा हूं कि एक एक चीज जो है यहां पर आपको पता हो, कुछ भी छूटे नहीं। तो 1956 द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस होती है, जिसकी अगर हम बात करें तो एक ऑफिशियल टाइप कह सकते हैं कि एआई का जो स्टार्टअप हम कह लो या बर्थ कह लो या प्रोसेस कह लो, वो स्टार्ट होता है यहां से 1956 से। अब ये कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें एक बंदा रहता है जिसका नाम है जॉन मैकार्थी। नाम याद रखना, हाईलाइट कर दे रहा हूं, पीडीएफ भी आपको मिलेगी उसमें भी रहेगा। जॉन मैकार्थी जो है इसने इस वर्ड को फाउंड किया। अब देखिए शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हिंदी में कहते हैं, हो सकता है कि इसकी जगह कोई और वर्ड भी रखा जाता, हो सकता है कोई दूसरा और वर्ड होता, बट इस वर्ड को फाउंड किया जॉन मैकार्थी ने, और मैकार्थी ने कहा कि हाँ इस तरीके का प्रोग्राम या जो भी चीज होगी उसे हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट या वर्ड के रूप में देखेंगे। क्लियर हो रहा है? सो फिर से अब अगर हम बैक में जाते हैं तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, एलन ट्यूरिंग जिसको कि फादर ऑफ एआई कहा जाता है, लेकिन जो एआई वर्ड है वो जॉन मैकार्थी ने 1956 की इस डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में गढ़ा या इस कॉन्फ्रेंस में वो शब्द दिया। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं तो इसी कॉन्फ्रेंस में जो है काफी डिटेल रिसर्च की गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से
जो नॉर्मल क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई कैसे काम होगा, क्या चीजें होंगी, व्हाट इज एआई, आदि 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 चीजों पर इस पर बात की गई। नेक्स्ट हम देखें तो 1960s और 70s के टाइम में जिसकी हम बात करें तो अर्ली एआई प्रोग्राम्स बनना स्टार्ट होते हैं। जो अर्ली आई मतलब जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में भी हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, इन जनरेशन्स को पढ़ते हैं। पहले कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़े बड़े होते थे, अब कंप्यूटर आपके पॉकेट में आ जा रहा है। मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर का टाइप है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, हमने टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप की, हमने कई चीजों को सॉर्ट करना चालू किया। हम पहले बहुत छोटी जो बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क आती थी उनमें स्पेस कम होता था, और अब तो हम इतनी सी चिप में काफी सारा डेटा सेव कर सकते हैं। तो ये चीजें समय के साथ हुई। वैसे ही 1960-70 अर्ली एआई प्रोग्राम जो है, जिसमें नाम याद रखना इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछूंगा, एलाइजा, पहला चैटबॉट जो इंसानों के साथ बात कर सकता था। नाम याद रखना, एलाइजा, एलाइजा, है ना। अच्छा, आप में से जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखते टाइम में मुझे बताएं आयरन मैन मूवी देखी है या एवेंजर्स या आयरन मैन का कैरेक्टर देखा है, वो यस जरूर कहें। और वहां पर आपने देखा होगा आयरन मैन में टोनी स्टार्क जिस से कम्युनिकेशन करता है, जो उनका रोबोट या जो भी उनका एआई प्रोग्राम रहता है, चार्विस उसका नाम रहता है, तो वो भी एक प्रकार का एआई प्रोग्राम है जो उनसे बात करता है, कम्युनिकेट करता है, समझता है ना। मिस पॉट्स को फोन लगा दूं क्या? तो ये जो चीजें हैं वो प्रोग्राम के तहत की गई। तो यहां पर सबसे पहला जो प्रोग्राम है या चैटबॉट हम बात करें, एलिजा, जो 60s-70s के टाइम में हुआ। फिर है श्रद्धलु, जो एक प्रोग्राम ब्लॉक्स की दुनिया में वस्तुओं को हिला सकता था, कि अब ये जो है एक रोबोट जैसा, या हम कह सकते हैं कि डिवाइसेस को हिला सक रहा है, मतलब इसकी कैपेबिलिटीज इससे थोड़ी सी ज्यादा है। फिर हम बढ़ते हैं 1974 और 1980s के इरा में, और 1987 और 1993। अब क्या हुआ कि कोई भी जब प्रोजेक्ट आता है तो उसमें जो चीज आती है वो है उस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, करने के लिए, वो है इन्वेस्टमेंट। जब हम आज एआई की बात कर रहे हैं तो आज एआई की कंपनीज के शेयर बढ़ रहे हैं, एआई में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? डिमांड में तो बढ़ रही है चीजें, जो रहेगी चर्चे में वो रहेगी डिमांड में, और उसका रिजल्ट भी मिलेगा हमें, है ना। तो एआई की उस समय जो कहीं ना कहीं चीजें हो रही थी, वो थोड़ा सा उसमें फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे। ये वही टाइम पीरियड था, इन टाइम पीरियड में एआई पर निवेश कम हो गया क्योंकि तकनीक उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी, या एक्सपेक्टेशंस जो टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की गई थी वो उतनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा धीमा टाइम पीरियड चला। हमारे काम का कुछ भी नहीं है इसमें फैक्ट, लेकिन इसमें जो वर्ड गढ़ा गया कि इसे एआई विंटर कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री में कौन सा टाइम पीरियड एआई विंटर कहा जाता है? तो एआई विंटर जो है हम इस टाइम पीरियड को कहते हैं। बेटे क्लियर हो रहा है? मैंने कहां से शुरू किया था? मैंने आपको रोबोट के इतिहास, ग्रीक हिस्ट्री से शुरू किया था। फिर हमने जो है एलन ट्यूरिंग की बात की, हमने जॉन मैकार्थी की बात की, हमने जो है यहाँ पर एआई विंटर की बात की, और अब हम धीरे से हम आगे बढ़ते हैं एआई रेनेसा। अब जिसकी हम बात करते हैं कि एआई का फिर से पुनर्जागरण, रेनेसा की अगर हम बात करें तो उसमें ही एआई जो विंटर में चला गया, सुस्त हो गया, जहां ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग, ठंडे बस्ते में, जिसको हम हमारी लोकल लैंग्वेज में कहें, वहां फिर से इसको स्पीड अप कैसे किया गया? तो 1997 में आईबीएम का एक डीप ब्लू कंप्यूटर चर्चे में आया। इंपॉर्टेंट, आपने कंप्यूटर की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आपने टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा होगा, और आपके हो सकता है कि किसी न किसी एग्जाम में ये चीज पूछी गई होगी। हम भी क्वेश्चंस में आपसे पूछेंगे। 1997 आईबीएम का डीप ब्लू कंप्यूटर जो है उसने वर्ल्ड चेस चैंपियन, जो उस समय के चेस चैंपियन थे, चेस मतलब माइंड वाला गेम है, गैरी कास्परोव को हरा दिया। अब मशीन ने अगर चैंपियन को हरा दिया तो यहां से उसका चर्चे में आना तो बनता है। तो यहां से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चे में आया तो फिर लोगों का ध्यान उस ओर गया। नहीं यार, अगर चैंपियन, वो भी चेस का, ऐसा लोकल चैंपियन नहीं, चेस मतलब बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, दिमाग का गेम, तो लोगों ने सोचा कि नहीं, एआई का फ्यूचर ब्राइट है, और यहां से प्रोसेस शुरू होता है जिसमें 2011 में आईबीएम का वॉटसन ने क्विज शो में जियोपार्डी में जो है
जीत दर्ज की। क्विज हुआ जिसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें इन्होंने जीत दर्ज की। 2016 गूगल डीप माइंड का अल्फागो, उसने गो चैंपियन ली सेडेल को हरा दिया। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री में जो कि हम कह सकते हैं कि ये प्रमाण बता रहे थे कि ये चैंपियंस और बड़े बड़े जो टॉप लोग हैं उस इंडस्ट्री के, उनको हरा रहे हैं। दैट मींस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में पीछे कर सकता है, ह्यूमन का काम बहुत आसान कर सकता है और ह्यूमन के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तो हम मॉडर्न इरा की बात करते हैं, द मॉडर्न इरा। तो इसमें हम बात करेंगे, जैसा मशीन लर्निंग आपको इस पूरे सिलेबस के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग जो है, ये सारी चीजें, तो इनका डेवलपमेंट हुआ और आज का जो एआई सिस्टम है उसमें डेटा के जरिए खुद से सीखने की क्षमता है। अभी मैं आपको आगे लेसन्स में जो अभी टॉप हम कह सकते हैं कि जैसे चैटबॉट, हम एआई की बात करें, ओपन एआई, चैट जीपीटी जिसको कहते हैं, डीप सीक है ना, लामा, ऐसे कई जो एआई टूल्स हैं जिनका यूज कैसे करना है और इफेक्टिवली कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एआई क्या करता है, डेटा को एनालाइज करता, खुद प्रोग्राम करता, खुद उसी डेटा से सीखता है। हम भी क्या करते हैं, अनुभव से सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कोई अगर हमें पता है कि यार अभी महाकुंभ मेले की बात हो रही थी, तो महाकुंभ मेले में बहुत भीड़ हो रही, तो जाना उचित होगा नहीं होगा, तो उस पर सजेशंस हम अपने आप में देंगे। वैसे ही उसी डेटा के आधार पर ये हमें प्लस माइनस आउटपुट्स देता है और ये उसमें डेटा से सीखने की क्षमता जो है उसे काफी आगे ले जाती है। दूसरा एआई इन डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में हम लोग जो है स्मार्टफोन, जैसे कि हम बात करते हैं एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, सीरी, जो भी इस तरीके के हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, क्या है, इसको हम एक डेटा इनपुट दे रहे हैं, उसको वो हमें बताता है आउटपुट के रूप में कि हाँ ये चीजें कर रहे हैं। तो हमने एआई को इस लेवल तक ले आया है और इससे एडवांस लेवल तक जाएगा आने वाले टाइम में कि हम उसका यूज बहुत इजी कर रहे हैं और मशीन ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। जिस काम को करने में महीनों लगते थे वो चुटकियों में हो रहा है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और की माइलस्टोन की बात करते हैं। ये एक लास्ट पीपीटी है इस लेक्चर की जिसमें हिस्ट्री की पूरी बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जो है इसका अपब्रिंगिंग हुआ, बाद में आई विंटर की हमने बात कर ली, उसके बाद में जो है हम इसका फिर से रहने सा कैसे हुआ, किस तरीके से इसने पिकअप पकड़ा और अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर की सबसे पहली डिमांड, फर्स्ट डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब हम जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि हमने 1950 का डिस्कशन किया, ट्यूरिंग टेस्ट, ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग जो कि एआई के जनक माने जाते हैं, 1946, 46 के बाद 50 में, 46 में उन्होंने सोचा, क्वेश्चन किया कि यार ऐसी कोई चीज हो सकती है, 50 में उन्होंने टेस्ट किया, 56 मैंने आपको बताया डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस जिसकी बात हुई, जिसमें कि जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वर्ड को गढ़ा, इस वर्ड को दिया। फिर हम 1997 डीप ब्लू की बात करते हैं, कंप्यूटर की, जिसने फेमस चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया। फिर हम 2011 में वॉटसन की बात करते हैं, 16 में अल्फागो की बात करते हैं और 2020 से आगे इस दौर में जो सबसे चर्चित वर्ड्स हैं, चैट जीपीटी, डीप सीक, लामा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स, और हो सकता है आने वाले कुछ महीने, कुछ सालों में हमें इससे भी काफी एडवांस लेवल पर चीजें देखने के लिए मिले। तो ये कंप्लीट अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट कंक्लूजन हमें इस बात को बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी और उन प्रयोगों से भरा हुआ है। भविष्य में इसके और भी हमें काफी इफेक्टिव चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो इस लेक्चर में बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं और फिर हम इस लेक्चर से विदा लेंगे। तो ये लेक्चर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की ग्रीक मैथोलॉजी से एलन ट्यूरिंग तक, एलन ट्यूरिंग से जॉन मैकार्थी तक, डीप ब्लू कंप्यूटर तक, डीप ब्लू के बाद आज के दौर में फिर हम आईबीएम की बात करते हैं, डीप ब्लू की बात करते हैं, आज के दौर में हम चैट जीपीटी तक पहुंच गए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे क्रांतिकारी चेंज हुआ, एक रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ और ह्यूमन की लाइफ उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। आप इस लेक्चर को समझ पाए, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के साथ अटैच होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और अब हम एआई की जर्नी को धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशंस आपके क्लियर होते जा रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर जो थे जिसमें मैंने आपको सिलेबस और व्हाट इज एआई इन पर बात की थी, अब हमने इसकी हिस्ट्री की बात कर ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आपने बहुत धैर्य के साथ मुझे सुना, थैंक यू सो मच, गुड लक।